स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 की, जो कि है हमारी विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, और सब्जेक्ट हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, और लास्ट वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। विकेंद्रीकरण की अवधारणा और इसके महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, विकेंद्रीकरण होता क्या है। ओके, तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो सत्ता है, एक मिनट यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, सत्ता है यहाँ पे। ठीक है, तो सत्ता के पास कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ अधिकार होते हैं। तो वो अधिकार सिर्फ एक ही राजा के पास में होते हैं, तो वो होता है केंद्रीकरण। ठीक है, दूसरी तरफ होता है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, सत्ता यहाँ पे होगी। ठीक है, तो सत्ता में जितने भी अधिकार होते हैं, जितनी भी उसकी शक्तियां होती हैं, वो अलग अलग स्तरों में विभाजित होती हैं। ठीक है, यानी कि उसको डाइवर्स कर दिया जाता है। किसी एक के पास ना रह के जितनी भी शक्तियां होती हैं वो अलग अलग लोगों के पास इक्वल अमाउंट में, ठीक है, या फिर जो समान अधिकार होते हैं, समान शक्तियां होती हैं वो प्राप्त होती हैं। तो वही होता है हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से जो शासक होता है वो निरंकुश रहता है। ठीक है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी बात विकेंद्रीकरण की। आप एक बार इसकी जो बुक की डेफिनेशन उसको देखते हैं। विकेंद्रीकरण के विचार, एक मिनट, विकेंद्रीकरण के विचार को लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण को हम लोकतंत्र का जो समर्थन होता है, समर्थक के रूप में देख सकते हैं, जो उसके जमीन के स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन करता है। किस तरह से कि अगर लोगों के पास या फिर जो सत्ता में जो लोग हैं उनके पास पूरी शक्तियां हैं, तो वो लोकतंत्र ना रह के एक राजतंत्र की तरह काम करेगा। लेकिन अगर लोगों के पास जो समान शक्तियां होती हैं, समान अधिकार होते हैं, तो वही उनकी जो राय होती है उनको व्यक्त करने का मौका देता है उनको। ठीक है, समान अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र का एक समर्थक के रूप में काम करता है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शक्तियों का भाग संबंधित अधिकारियों को देना है। ठीक है, यानी कि केंद्र के पास कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती हैं। ठीक है, तो उनके उनके पास जो शक्तियां होती हैं उनका जो कुछ भाग होता है, कुछ अंश होता है, वो जो इनके अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनके विभाग होते हैं, उनकी जो जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्र इकाइयां होती हैं उनको देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत राष्ट्रों के अनुभव विनाशकारी पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम जितनी शक्तियां हैं वो किसी एक केंद्र को दे दें, या फिर जितनी शक्तियां होती हैं वो सभी को बांट दे, विकेंद्रीकृत कर दें उसको, तो वो हमें एक विनाशकारी अनुभव दे सकती हैं। किस तरह से कि अगर ये देखो कि जितनी भी शक्तियां हैं वो राजा के पास ना होगी, अलग अलग लोगों में है। ठीक है, तो उनके आपसी मतभेद होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो राज्य होता है, जो समाज होता है, उस पर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो केंद्रीकृत, अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियां, सारे के सारे अधिकार हैं, तो ऐसे में जो जन समुदाय होता है, ठीक है, जो समाज होता है, उसमें एक द्वेष आ सकता है। ठीक है, भेदभाव की भावना उनके अंदर आ सकती है। तो इस तरह से ये एक जो विद्रोह होता है उसका रूप ले सकता है। तो इस तरह से इसको अनुभव होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक पाए जाते हैं। इसलिए निर्णय लेने और प्रशासन के जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के मध्य सहयोग और समन्वय की एक प्रणाली को बनाया जाए। इसलिए इंश्योर करा जाए कि जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर की जो सरकारें होती है उनके बीच में सहयोग हो, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेट हो। इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए, एक प्रणाली बनाई जाए जो इनके बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, उनको बना सके, इनके बीच में जो मतभेद होते हैं उनको दूर करने का काम कर सके। जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, सार्वजनिक संस्थान और प्रशासन कार्य उतना ही अच्छा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो जमीनी स्तर होता है, जो बेसिक लेवल होता है हमारे सिस्टम का, उसमें अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनेंगे, लोग जितने ज़्यादा अवेयर होंगे, जो जितनी संस्थाएं होती हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, प्रशासन उतने ही अच्छे से कार्य कर सकेगा। ठीक है,
अब इसका क्या महत्व होता है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अधिक रचनात्मक और नवीन बनाता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, उनमें अगर किसी के पास कुछ शक्तियां प्रदान हैं, उसके पास कुछ शक्तियां उसको प्राप्त हैं, तो वो कुछ ऐसा काम करेगा, कुछ ऐसे तरीके खोज के निकालेगा जिससे कि जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिएटिविटी लेके आता है, कुछ नए नए जो इनोवेशन होते हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करता है। लचीले प्रशासन की ओर ले जाता है, ठीक है, यानी कि एक राजतंत्र में अगर राजा के पास सारी की सारी शक्तियां हैं, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है, ठीक है, तो राजा को उससे बदला लेना है, तो वो एक तरह से उसके खिलाफ कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में या फिर विकेंद्रीकरण का जो सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो उसके खिलाफ जानबूझ के काम कर रही है तो वो संसद के पास जा सकता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लचीले प्रशासन की ओर ये हमारे प्रशासन को लेके जाता है। राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, योजना को कम लागत में लागू करता है ये, ठीक है, जो लोगों की जो सक्रिय भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करता है। स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं उनको काम करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है, इस तरह की, क्योंकि हर समाज में उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उनकी जो नीड्स होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, तो इस तरह से सबकी जो संस्थाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके से सबको मोटिवेशन देने का काम करता है, ठीक है। अब इसके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चार तरह के विकेंद्रीकरण होते हैं। पहला होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, दूसरा होता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तीसरा है वित्तीय विकेंद्रीकरण और चौथा है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। चारों को हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उससे मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्णय लेने की शक्ति को उच्च स्तर से सरकार के निचले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें लोगों की भागीदारी अधिक होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सरकार है, सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये होगी यहाँ पे सरकार। तो जो सरकार के पास शक्तियां उसके बाद वो कुछ विभागों में जाएंगी, ठीक है, विभागों के बाद में जो कुछ शक्तियां होती हैं वो राज्य सरकार के पास जाएंगी। तो ये एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो जाता है यहाँ पे, कि जो राजनीति का पूरा प्रोसेस होता है वो उस तरह से काम करता है। पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार, तीनों के पास कुछ समान अधिकार होते हैं, ठीक है, जिससे कि एक दूसरे पे अंकुश लगाने का काम करती हैं, नियंत्रण का काम करती हैं, ठीक है। तो जो सरकार की शक्तियां होती है वो अगर हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित कर देते हैं तो वो होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, और इसमें लोगों की भागीदारी होती है काफी ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर दूसरा होता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है किसी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियों को संगठन के भीतर क्षेत्र इकाइयों को बनाना, ठीक है, यानी कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं जो संवैधानिक एक निकाय होता है, कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हम न्यायपालिका को ले सकते हैं, न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यायपालिका एक में भी हमें कई स्तर देखने को मिल जाते हैं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के अंदर भी उसके नीचे भी कई सारे कोर्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कई तरह के जो यूनिट होती है उनकी वो भी आ जाती हैं। तो इस तरह से ये स्वतंत्र इकाई होती हैं, ठीक है। जो कुछ न्यायपालिका की जो शक्तियां होती है सब में अलग अलग होती हैं, यानी कि न्यायपालिका ही होता है लेकिन उसके भीतर भी अलग अलग जो पूरा एक प्रशासन होता है वो काम करता है। तो ये हो गया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण। तीसरा होता है वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब शासन के निचले स्तरों के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण शामिल है, ठीक है, यानी कि सरकार है, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो जितने भी शासन के निचले स्तर होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, ठीक है, स्थानीय सरकारें होती है, राज्य सरकार होती है, तो उनको जो वित्तीय संसाधन होते हैं, जो पैसों से रिलेटेड मॉनेटरी फंड होता है वो उनको प्रदान करें। धन के लिए सरकार पर पूरी तरह निर्भर न होने के बजाय उत्पन्न आय के साथ साथ संस्था की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। जैसे कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, जैसे हम इलेक्शन कमीशन होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अगर सरकार की तरफ से सहायता ना दी जाए तो वो क्या कर सकती है कि उसके जितने भी आय के स्रोत होते हैं उनका उपयोग करके उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनको वो पूरा कर सकती है। यानी कि अपने पैसों को यूज करने के लिए सरकार से उसको जो आवश्यकता, जो सरकार की जो आदेश की आवश्यकता होती है वो नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे जो जो इकाई है, यूनिट है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना स्वतंत्र है कि वो अपने आप के लिए यहाँ पे जितने खर्चे होते हैं उनको पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्यों के बीच में विकेंद्रीकरण होना, ठीक है, कार्यों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजना, उसको कंप्लीट करना कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहलाता है। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सरकार की स्थानीय निकायों को
कार्य के हस्तांतरण से संबंधित है, ताकि सौंपे गए कार्य का निर्वहन किया जा सके। ठीक है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजना, दूसरे स्तर पर तीसरे स्तर पर भेजना, जिससे कि इनके जितने भी काम होते हैं अलग अलग स्तर पर वो पूरे किया जा सके। फिर हम बात करते हैं भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण स्वशासन की। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के साथ स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ के साथ भाग 9 को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था कि जो पूरा स्थानीय जो ग्रामीण स्वशासन था उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो जो जो ग्रामीण स्वशासन था, ठीक है, पंचायती राज की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हर गांव की एक पंचायत होती थी, जिसमें एक मुखिया होता था और उसका जो चुनाव होता था वो जितने गांव की लोग थी, उसकी जनता थी, वो मतदान के माध्यम से करती थी। फिर कई ग्राम पंचायतों का एक समूह होता था जिसको ब्लॉक कहा जाता था। ब्लॉक में कई सारी ग्राम पंचायत जो उसके प्रधान होते थे वो शामिल हो जाते थे। ठीक है, इसमें इसके सचिव और जितने भी इसके सहायक कार्यकर्ता होते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ब्लॉक, कई ब्लॉकों को मिला के एक जिला परिषद बनता था। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिला काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो जितने भी ब्लॉक होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम करते हैं, और इस तरह से ये पूरी हायरार्की काम करती है। सबसे टॉप पे होता है जिला परिषद, फिर आता है ब्लॉक, और जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पंचायत। फिर यह संशोधन जो 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 40 को लागू करता है, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायतों को जो संगठन करने का काम है वो राज्य का होगा, और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उनका गठन करने का काम होता है, वो सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान करेगी, कुछ अधिकार प्रदान करेगी, जो उन्हें स्वशासन यानी कि अपने आप शासन करने की एक इकाई के रूप में अपने आप शासन करने के लिए सक्षम बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो वो सारे के सारे काम वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची राज्य विधायिका और पंचायतों के बीच शक्तियों की वितरण को सुनिश्चित करती है, और इसमें टोटल कुछ 29 विषय हैं जो कि जो हमारी जो पंचायत होती है उनको करने होते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, 600 से अधिक जिला पंचायतों, लगभग 6000 मध्यवर्ती पंचायतों और 2.3 लाख ग्राम पंचायतों में लोगों के प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है। ठीक है, पूरे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 600 से अधिक जिला पंचायतें हैं। ठीक है, उसके बाद 600 से अधिक जो मध्यवर्ती पंचायत या फिर जो ब्लॉक होती हैं वो अस्तित्व में है। उसके बाद जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो 2,30,000 के आसपास पूरे इंडिया में है। यहाँ पे लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। फिर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 243 ए में क्या कहा था कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, उसमें जो स्थानीय स्वशासन है उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, वो किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 243 बी में क्या आ गया था कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी संरचना करी जाएगी, यानी कि जो जिला पंचायत होती है वो आएगी, फिर उसके बाद ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद में जो ग्राम पंचायत होती है वो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसकी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 243 बी में दे रखी है भारतीय संविधान के। फिर 243 डी में जो SC/ST है उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 243 ई में जो पंचायत की अवधि है वो 5 साल तक की रहेगी, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। 243 जी में स्थानीय संस्थाओं को अधिकार, उनके कार्य और सत्ता का उत्तरदायित्व है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से कार्य करेंगी, कौन कौन से उनको अधिकार प्राप्त हैं, और जो उनका उत्तरदायित्व होता है सत्ता के लिए, जो राज्य सरकार का उनका उत्तरदायित्व होता है उसको पूरा करना इनका काम होता है। आर्टिकल 243 एच एन जी कर लगाने की शक्ति एवं राज्य वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग गठित कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो पंचायत होती है उसका काम होगा कि वो अगर टैक्स लगाना चाहती है तो वो लगा सकती है, उसके पास ये शक्ति प्राप्त है। और अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि जो गांव है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत है, जो ब्लॉक पंचायत है या फिर जो जिला पंचायत है, उसमें जो वित्तीय स्थिति है वो गड़बड़ा रही है, ठीक है, यानी कि सही तरह से जो पैसे का उपयोग होता है वो नहीं किया जा रहा है, तो उसकी समीक्षा के लिए जो राज्य है वो एक आयोग गठित कर सकता है, उसके पास ये शक्ति है। ठीक है, उसकी जांच करवा सकता है। आर्टिकल
243 जे में जो पंचायत खाते होते हैं उनके ऑडिट होते हैं, यानी कि उसका वर्णन वहां पे देखने को मिलता है। 243 में निष्पक्ष चुनाव के लिए जो राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का इसमें गठन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है, राज्य चुनाव आयोग की होती है। फिर जो 29 विषय हमने देखे थे जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो ग्राम पंचायत या फिर जो स्थानीय स्वशासन होता है उसको करने होते हैं, उसके अंतर्गत में आते हैं। कौन कौन से, एक बार उसको देखते हैं। सबसे पहले कृषि, फिर पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, मछली पालन, ईंधन और चारा, परिवार कल्याण, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, सामाजिक वानिकी, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद लोगों की सहायता, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, SC/ST के लिए एजुकेशन, बाजार और मेले, पुस्तकालय, लघु सिंचाई जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, संचार के साधन, महिला बाल विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, पेयजल, बिजली वितरण, वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सांस्कृतिक गतिविधियां, वयस्क शिक्षा, लघु वनोपजन और व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सारे के सारे जो काम है वो किसी भी पंचायत को अपने क्षेत्र में करने होते हैं, ठीक है। और ये 29 के 29 विषय इसी के अंतर्गत में आते हैं, जो कि संविधान के जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें शामिल करे गए थे, ठीक है। हम बात करते हैं शहरी स्वशासन की, यानी कि जो शहरों में शासन चलता है, लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के ने शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य कर दिया, ठीक है। इस प्रकार शासन की अर्बन लोकल बॉडीज ULB की स्थापना की गई थी, ठीक है, यानी कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके स्थानीय जो बॉडीज के रूप में काम करेगी, उनकी स्थापना की गई। इस अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 243B से 243ZG को यहाँ तक इसको जोड़ा गया था, और इसमें बताया गया था कि जो शहरी स्वशासन है उसका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। अब एक बार पूरे जो हमारा डायग्राम है उस पर एक बार नजर मारते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया था कि जो नगर पंचायत है, ठीक है, यानी कि जिस तरह से ग्राम पंचायत होती है उसी तरह नगर की भी एक अपनी पंचायत होगी, और शहरी स्वशासन की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी नगर पंचायत, ठीक है। उसके बाद में ये एक ऐसी एरिया में होगी जिसकी पॉपुलेशन एक जो गांव होता है लगभग उसी के जैसी होगी, ठीक है, जहाँ पे संक्रमण चलता रहता है, ठीक है, कभी शहर बन जाता है कभी गांव बन जाता है, इस तरह का ये जो पूरा संक्रमणकालीन काल होता है, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे ये नगर पंचायत काम करती है। उसके बाद में नगर परिषद होता है। नगर परिषद एक ऐसे इलाके में होता है जो कस्बा टाइप में होता है, ठीक है, जहाँ पे नगर पालिका भी इसको हम कह सकते हैं। फिर आता है नगर निगम। नगर निगम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमें देखने को मिलता है जहाँ की जो जनसंख्या होती है काफी ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली नगर निगम, ठीक है, इस तरह से। फिर 74वें संविधान संशोधन में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे इसको एक बार देखते हैं। आर्टिकल 243Q में नगर पालिकाओं का गठन इसमें बताया गया था किस तरह से किया जाएगा। आर्टिकल 243R सीटों की संरचना एवं व्यक्तियों का चयन इसमें किया जाएगा। 243S वार्ड समितियों का इसमें गठन को लेकर बात करी गई थी। 243T सभी नगर पालिका में SC/ST के लिए आरक्षण की बात करी गई थी। आर्टिकल 243U इसकी जो अवधि है वो, यानी कि इसका जो पूरा कार्यकाल है वो 5 साल तक रहेगा। आर्टिकल 243W नगर पालिका की शक्तियां एवं अधिकार, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। आर्टिकल 243X कर लगाने की शक्ति। आर्टिकल 243Y खातों के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। आर्टिकल 243ZA नगर पालिका में चुनाव राज्य चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 243ZD योजनाओं को लागू करने के लिए समिति का इसमें गठन किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। एक बार इसको देखो, जो नगर पंचायत है एक ग्रामीण क्षेत्र से एक शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए ये एक नगर पंचायत होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है पूरे शहरी स्वशासन की, ठीक है। उसके बाद एक नगर परिषद होता है एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, यानी कि जिसको हम कस्बा बोल सकते हैं, ठीक है, ना तो वो पूरा शहर होता है और ना पूरा गांव होता है, गांव से थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है और शहर से थोड़ा कम विकसित होता है, ठीक है। फिर आता है नगर निगम एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए, यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो महानगर होते हैं उनके लिए नगर निगम कार्य करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और इसकी जो आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल ज्वाइन करके वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।